नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के 19वें दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और मेडल देकर किया सम्मानित। कहा कि दुग्ध उत्पादन में महिलाओं की भूमिका अहम। पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समावेशी विकास के अंतर्गत 9 अभियानों का किया सामूहिक शुभारंभ। एकीकृत ई ग्राम स्वराज और GEM पोर्टल का किया उद्घाटन। कहा कि पंचायतों के माध्यम से होने वाली खरीद की प्रक्रिया बनेगी सरल और पारदर्शी। जल शक्ति मंत्रालय ने पहली जल इकाई गणना का कार्य किया संपन्न। देश भर की 24,24,000 जल इकाइयों की गणना की गई, जिनमें 23 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में और करीब 69,000 शहरी क्षेत्रों में हैं। सार्वजनिक सर्वाधिक जल इकाइयों वाले 5 प्रमुख राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम शामिल। भीषण गर्मी से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तैयार। शहरी और ग्रामीण इलाकों में जल आपूर्ति करने के दिए निर्देश। पेयजल समेत तालाब और पोखरों की मरम्मत के काम समय पर पूरा करने के दिए आदेश। मौसम विभाग ने हीट वेव का जताया अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के 19वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दीप प्रज्वलित कर दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। करनाल में डॉक्टर D सुरेंद्र सन सभागार में हो रहे इस समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि दुग्ध का महत्व हमारे प्राचीन काल से हमारे समाज में व्यापक है। दूध और दूध से जुड़े उत्पाद हमेशा से भारतीय खान पान और संस्कृति से अटूट हिस्सा रही है। विशेष करके हरियाणा मुख्यमंत्री जी ने हम सबके सामने, क्योंकि यहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में ज्यादातर भाग लेते हैं, यहाँ वीरों का भी भूमि है, सैन्य संस्थान में जाते हैं। माँ के दूध के साथ गाय का दूध भी स्वास्थ्य के लिए अमृत माना जाता है। गाय और अन्य पशुधन भारतीय समाज और परंपराओं का अभिन्न अंग रहे हैं। भारतीय परंपरा में गाय सहित पशुधन को समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दुग्ध उत्पादन में महिलाओं की भूमिका अहम है। डेयरी सेक्टर का महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ साथ उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने में खास महत्व है। हमें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन महिलाओं के पास निर्णय लेने और नेतृत्व प्रदान करने के लिए भी समान अधिकार और समान अवसर मिलना चाहिए। हरियाणा करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के 19वें दीक्षांत समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि GDP में पशुपालन का उल्लेखनीय योगदान है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि की कल्पना बिना पशुपालन, मत्स्य पालन के बिना संभव नहीं है। और इसलिए जब कृषि की बात होती है तो पशुपालन स्वाभाविक रूप से उससे जुड़ा ही रहता है। और विशेष रूप से देश के छोटे किसान, भूमिहीन किसान, उनकी रोजी रोटी तो पशुपालन पर ही निर्भर करती है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जब हम एग्रीकल्चर का GDP देखते हैं तो उस GDP में भी पशुपालन का उल्लेखनीय योगदान है। और इसलिए इस दिशा में हमें जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का समाधान करते रहने की आवश्यकता है, उनका निदान करके आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है।
तोमर ने कहा कि भारत में प्रति व्यक्ति 444 ग्राम दूध की उपलब्धता है, जबकि दुनिया भर में औसत 394 ग्राम प्रति व्यक्ति है। बहुत ही गौरव की बात है। एनडीआरआई के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 2021 में हम सब लोगों ने महसूस किया था कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति 444 ग्राम दूध की उपलब्धता है, जबकि दुनिया का औसत देखें तो 394 ग्राम प्रति व्यक्ति है। 13-14 से लेकर आज तक अगर हम इस वृद्धि को देखते हैं तो ये 44% की वृद्धि है। इसके लिए भी निश्चित रूप से हमारे सभी वैज्ञानिक बहुत ही बधाई के पात्र हैं। दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि दुग्ध विभाग की स्थापना पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में की गई है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की तरक्की में दूध का योगदान अहम है। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और जैसा हम जानते हैं कृषक चाहे वो कृषि से अथवा डेयरी दुग्ध उत्पादन से एक मिला जुला आय के साधन होने के नाते हरियाणा की जनता का एक निर्भरता इन दोनों विषयों पर है। एनडीआरआई जैसा संस्थान यहाँ हो और हरियाणा का कृषक मेहनती हो, इससे इसका महत्व बहुत बड़ा बनता है। जैसा आदरणीय तोमर जी ने बताया कि दुग्ध उत्पादन देश भर में 444 ग्राम ये होकर के भी हमारा अच्छा स्थान भले माना जाता है, लेकिन हरियाणा को गौरव है कि हरियाणा अकेले में दुग्ध उत्पादन 1127 ग्राम प्रति व्यक्ति यहाँ का उत्पादन है। और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे से आगे प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन पंजाब का है, कैसे हम पंजाब से आगे बढ़ें और जैसे हरियाणा का मेहनती व्यक्ति है और जिससे रुचि है। अभी पिछले दिनों हमने कुछ बेरोजगार युवकों को, ग्रामीण क्षेत्र के युवकों को, उनसे एक सर्वे कराने के बाद पूछा कि आपका व्यवसाय की रुचि क्या है। मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि 60% युवक दुग्ध उत्पादन के लिए आगे आने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने के लिए मध्य प्रदेश के रीवा में पहुंचे। पीएम मोदी ने पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए एकीकृत ई ग्राम स्वराज और जीईएम पोर्टल का उद्घाटन किया। ई ग्राम स्वराज सरकारी ई मार्केट प्लेस एकीकरण का उद्देश्य पंचायतों को ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते हुए जीईएम के माध्यम से अपने सामानों और सेवाओं की विपणन में सक्षम बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 2,300 करोड़ रुपए की विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया। जिन परियोजनाओं को समर्पित किया गया है उनमें मध्य प्रदेश में 100% रेल विद्युतीकरण के साथ साथ दोहरीकरण, आमान परिवर्तन और विद्युतीकरण परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ग्वालियर स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार पंचायतों की मदद से गांवों और शहरों के बीच की खाई को लगातार कम कर रही है। डिजिटल क्रांति के इस युग में पंचायतों को स्मार्ट बनाया जा रहा है और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं। हम सभी इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए समर्पित है। काम के दायरे भले ही अलग अलग हो, लेकिन लक्ष्य एक ही है, जन सेवा से राष्ट्र सेवा।
मुझे खुशी है कि गांव गरीब का जीवन आसान बनाने के लिए जो भी योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई हैं, उन्हें हमारी पंचायतें पूरी निष्ठा से जमीन पर उतार रही है। भाई और बहनों, आज यहां ई ग्राम स्वराज और ई ग्राम पोर्टल को मिलाकर जो नई व्यवस्था लॉन्च की गई है, उससे आपका काम और आसान होने वाला है। पीएम स्वामित्व योजना के तहत भी देश के 35 लाख ग्रामीण परिवारों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए हैं। आज मध्य प्रदेश के विकास से जुड़ी 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी हुआ है। इसमें रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, गरीबों को पक्के घर के प्रोजेक्ट्स हैं, पानी से जुड़ी परियोजनाएं हैं, गांव गरीब का जीवन आसान बनाने वाले, रोजगार का निर्माण करने वाले इन प्रोजेक्ट्स के लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि जल मिशन से देश भर में नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हर घर जल योजना भी शुरू की है। सिर्फ 3-4 साल में इस योजना की वजह से देश के 9 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को घर में नल से जल मिलने लगा है। यहां एमपी में भी गांव में रहने वाले सिर्फ 13 लाख परिवारों तक नल से जल पहुंचता था। पहले की बात करता हूं। आज एमपी के गांवों में करीब करीब 60 लाख घरों तक नल से जल पहुंचने लगा है और आपका एक जिला तो 100% हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया है, धान का उत्पादन 5.5 गुना हो गया है और सरसों का उत्पादन 35 गुना हो गया है। मध्य प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी से ज्यादा हुई है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अभी 60,000 किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हम सब प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं। प्रधानमंत्री जी का संदेश देश को बचाने का है, धरती को बचाने का है, वन्य प्राणियों को, कीट पतंगों को, सबको बचाने का है, सबको जीने का हक है। इसलिए आइए उनके बचाए हुए इस मार्ग पर चलने का भी किसान संकल्प लें। 5 संकल्प। 1, बिजली बचाएं। दूसरे, पानी बचाएं। तीसरा, पेड़ लगाएं। चौथा, प्राकृतिक खेती करें। और एक और प्रधानमंत्री जी की जो सदैव हमसे अपील रहती है स्वच्छता की। मेरे प्रिय पंचायती राज के बहनों और भाइयों और आमजन से भी मैं कहता हूं, आइए प्रधानमंत्री जी के बताए हुए रास्ते पर चल के हम अपने प्रदेश को भी बनाएं और दुनिया को भी बचाने में अपना योगदान दें। जल शक्ति मंत्रालय ने देश भर में पहली जल इकाई गणना का कार्य संपन्न किया। ये गणना तालाब और झील जैसी प्राकृतिक और मानव निर्मित जल इकाइयों सहित भारत के सभी जल स्रोतों की समग्र संख्या की जानकारी प्रदान करती है। इसके अंतर्गत देश भर की 24,24,000 जल इकाइयों की गणना की गई, जिनमें 23 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में और करीब 69,000 शहरी क्षेत्रों में है। सर्वाधिक जल इकाइयों वाले 5 प्रमुख राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम शामिल हैं, जहां देश भर की करीब 63% जल इकाइयां हैं। ये गणना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की जल इकाइयों के बीच अंतर और देश भर के जल संयंत्रों में अतिक्रमण के स्तर और उनकी गंभीर स्थिति को भी दर्शाती है। देश अपने लिए वक्त अब है हम महिलाओं के पास।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस भीषण गर्मी से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों को युद्ध स्तर पर तैयार रहने को कहा है। नगरीय और ग्रामीण इलाकों में जल आपूर्ति करने के अलावा सिंचाई, पशुओं एवं पक्षियों के लिए पेयजल समेत तालाब एवं पोखरों की मरम्मत के कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने हीट वेव की आशंका के मद्देनजर निर्देश दिया है कि मुख्य विकास अधिकारी या एडीएम स्तर के अधिकारी को ग्रीष्म ऋतु के दौरान जल आपूर्ति के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया जाए। वहीं लू से बचाव और तापमान को कम रखने के उपाय के रूप में कूल रूफ कॉन्सेप्ट यानी कि छत को सफेद रंग से पेंट करने को बढ़ावा दिया जाए। सरकार ने ये तैयारी मौसम विभाग की उस चेतावनी के बाद शुरू की है जिसमें 2023 में प्रदेश में हीट वेव का पूर्व अनुमान जताया गया है। राज्य सरकार ने बताया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग को पेयजल आपूर्ति से संबंधित आवश्यक कार्यों को समय से पूरा करने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में बारिश व ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में गेहूं की फसल करीब 80% खराब हो गई है। मेहनत पर कुदरत की मार पड़ने से किसान बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं। किसानों ने सरकार से अपील की है कि उनके नुकसान का मुआवजा देकर राहत प्रदान की जाए। प्रशासन और कृषि विभाग ने नुकसान का आंकलन करना शुरू कर दिया है। कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर फसल का निरीक्षण कर हालात का जायजा ले रहे हैं। जल जीवन मिशन योजना से बुरहानपुर जिले के शहरी और ग्रामीण दुर्गम क्षेत्रों में भी ग्रामीणों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें पानी की समस्याओं से जूझना पड़ता है। कई इलाकों में पानी के लिए उन्हें प्रतिदिन कई मीलों दूर पैदल चलना पड़ता है। पानी के लिए उन्हें कई कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं ताकि उनको पीने का शुद्ध जल प्राप्त हो सके। ऐसे में जल जीवन मिशन से लोगों को राहत मिली है। जल जीवन मिशन योजना से बुरहानपुर जिले के शहरी और ग्रामीण दुर्गम क्षेत्रों में भी ग्रामीणों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें पानी की समस्याओं से जूझना पड़ता है। कई इलाकों में पानी के लिए उन्हें प्रतिदिन मीलों दूर पैदल चलना पड़ता था। पानी के लिए उन्हें कई कठिनाइयां भी झेलनी पड़ती थी ताकि उनको पीने का शुद्ध जल प्राप्त हो सके। ऐसे में जल जीवन मिशन से लोगों को राहत पहुंचाई गई है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाने वाला मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का नंबर 1 जिला बना है। हमारी सारी ग्राम पंचायतों को अब नल जल योजना हैंड ओवर कर दी गई है और इसीलिए सभी पंचायतें अपने लेवल पे ग्राम जल स्वच्छता समिति का गठन कर चुकी है। उनकी ट्रेनिंग्स हो गई है। उनके अधीन जो वाटरमैन है उनकी प्लम्बर की ट्रेनिंग्स हमने क्लस्टर लेवल पे कराई है। हमने हर पंचायत पे एक महिला स्व सहायता समूह को लगाया है और उस समूह के माध्यम से वसूली ठीक तरीके से हो, उनकी मदद की जाए और खुद भी वो राशि जमा करेगी। देश में सबसे पहले हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुरहानपुर जिले को सम्मानित किया था। बुरहानपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्राम वासियों को पाइपलाइन के माध्यम से हर घर जल पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पानी को संरक्षित रखने और वाटर हार्वेस्टिंग जैसी योजनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है, जिससे जमीनी स्तर पर कम हो रहे जल का पुनर्भरण हो सके। जल जीवन मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के जीवन में भी सुधार आया है। पहले हमको पानी की बहुत दिक्कत थी, बहुत दूर दूर जाना पड़ता था और ज़्यादा इतनी सुविधा नहीं थी पानी की। पर अभी सरकार द्वारा टंकी बनाने से हमको टाइम पर पानी मिल जाता है। मतलब जब भी ज़रूरत होती है तब नल खोलते ही पानी आ ही जाता है। मेरा गांव में पानी की टंकी बन गई है और हमारे गांव में पानी की सुविधा अच्छी हो रही है। हमारे जल जीवन मिशन अंतर्गत भारत शासन ने जो योजना बनाई है उसके अंतर्गत हमारे ग्राम में 360 परिवार है और नल के माध्यम से सभी परिवार को टाइम टू टाइम पानी मिलता है। बुरहानपुर ऐसा जिला है जहां पर जल संकट देखने को मिलता था। पानी का जमीनी स्तर 800 फीट नीचे चला जाता था। जल ही जीवन है, यूं ही कहने वाली बात नहीं होती है। बगैर पानी के चाहे उद्योग हो, खेती हो, प्यास हो, स्वच्छता हो, सफाई हो, किसी भी जरूरत की तरफ एक कदम नहीं बढ़ाया जा सकता। बुरहानपुर के आदिवासी क्षेत्रों में महिलाएं एक मटका पानी के लिए हजारों कदमों का सफर रोज तय किया करती थी। लेकिन अब जल जीवन मिशन के तहत बुरहानपुर जिले में
100% ग्रामीण आबादी तक नल द्वारा जल पहुंच गया है। बुरहानपुर जिले में 167 ग्राम पंचायत है, 254 ग्राम है, जिसमें सभी घरों में हमने नल से जल पहुंचा दिया है। नल जल योजना का भी अच्छे से लाभ मिल रहा है। पहले पानी नहीं मिलता था, सब उधर उधर भटक रहे थे। अभी नल जल होने से सब घर घर में पानी हो रहा है। हमारे गांव में नल जल योजना जब से आई है तब से पानी हमारे गांव में मिल रहा है। महिलाएं बहुत खुश है। 15 अगस्त 2019 को लाल किले से पीएम नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की घोषणा की थी, जिसके तहत हर ग्रामीण को नल द्वारा पीने का साफ जल प्रदान किया जाना था। इस योजना के सफल क्रियान्वयन होने पर बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश में ही नहीं अपितु देश में शुद्ध पेयजल के मामले में अपनी सफलता के कदम बढ़ाए हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने का काम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है। गाँव में प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट घर घर नल जल योजना पूरी तरह से ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान बन गया है। नल यहाँ पे आने से हम लोगों की बहुत सी समस्याएं दूर हो गई। नहीं तो हमको बहुत पानी भरने में हमको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता था। हमारे गांव में पहले मतलब पानी की थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन अब यह है कि हर घर में नल आ गया है, तो सभी का समय की बचत होती है। समय की बचत होने से सब अपने कार्य को सही समय पे सुचारू रूप से कर पाते हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत अब हर घर में नल से पेयजल पहुंचाने के मामले में मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला जिला बना है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी गत दिनों ट्वीट करके जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बुरहानपुर को बधाई दी। योजना के तहत जिले की 167 ग्राम पंचायतों के 254 गांवों के 1 लाख से ज्यादा परिवारों को रिकॉर्ड समय में उनके घर में ही सहजता से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जल जीवन मिशन के माध्यम से जिले को महिला सशक्तिकरण का केंद्र भी बनाने का प्रयास किया गया है। पंचायतों में नल जल योजना के संचालन की जिम्मेदारी महिला स्व सहायता समूहों को सौंपी गई है। ये महिलाएं ही ग्रामीणों से जल कर की वसूली और पानी की जांच कर रही हैं। इसके बदले उन्हें 20% कमीशन भी दिया जा रहा है। जिले की करीब 1700 महिलाएं नल जल योजनाओं का संचालन कर आर्थिक रूप से सशक्त भी हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट टीडी न्यूज। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। दक्षिणी केरल के कुछ इलाकों में धान की कटाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में किसान काटी गई फसल को 2 से 3 दिनों तक अच्छी तरह धूप में सुखाए। इसके साथ ही यहाँ इस मौसम में नारियल में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करे। केरल के ऊपरी इलाके में सौंठ लगाने के लिए खेत तैयार करे और किसी प्रमाणित जगह से रोग मुक्त बीज प्राप्त करे। केरल के मध्यवर्ती हिस्सों में धान में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान जल्द से जल्द बचाव के उपाय करें। वहीं तटीय कर्नाटक में सुपारी के फलों को कीटों से बचाएं। इसके साथ ही यहाँ मूंगफली में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। ऐसे में यहाँ कुआं, बोरवेल या पानी के टैंक के माध्यम से सिंचाई करें या फिर स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति से भी सिंचाई कर सकते हैं। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में ही अदरक और हल्दी की रुपाई के लिए 2 से 3 बार खेतों की जुताई करें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के किसान इस समय ग्रीष्मकालीन तिल और मूंगफली में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में धान और तिल में सिंचाई करें। वहीं कुर्नूल जिले में धान की कटाई और मिर्च की तोड़ाई जारी रखें। चित्तूर जिले में जहां सिंचाई की व्यवस्था हो वहां मूंगफली की बुआई कर लें। विजयनगरम जिले में तैयार मक्का, मूंगफली और रागी की कटाई करें। तेलंगाना में बढ़ते तापमान को देखते हुए सुबह और शाम के समय सब्जियों में सिंचाई करें। तेलंगाना में ही मिर्च की तोड़ाई करें और उन्हें जल्द से जल्द किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाएं। तमिलनाडु के किसान इस समय फसलों को कीटों और रोगों से बचाएं। बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें।
और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खास खबरों पर। पुलिस हिरासत में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 अप्रैल को सुनवाई करेगा। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में विशेषज्ञों की कमेटी से जांच कराने और प्रदेश में 2017 से अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के दफ्तर में पुलिस जांच के दौरान कई जगहों पर खून के धब्बे और चाकू मिले हैं। पुलिस इस मामले की गहन छानबीन कर रही है। इस मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक विभाग से भी संपर्क किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने के आरोपी आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत की अवधि 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने निचली अदालत में चल रहे ट्रायल में हर रोज सुनवाई का निर्देश देने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने ट्रायल की प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा है कि ऐसा आदेश देना संभव नहीं है। अपने कॉमेडी शो में हिंदू देवी देवताओं पर अशोभनीय टिप्पणियों के चलते प्राथमिकी का सामना कर रहे मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। कोर्ट ने विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़कर इंदौर ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी के खिलाफ शुरू की गई अवमानना की कार्रवाई बंद की है। ललित मोदी के सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगने के बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया है। केदारनाथ में भारी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। केदारनाथ पैदल मार्ग और मंदिर में 3 से 4 फीट की बर्फबारी और मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर केदारनाथ के लिए तीर्थ यात्रियों का पंजीकरण फिलहाल रोक दिया गया है। आयकर विभाग ने आज तमिलनाडु में रियल एस्टेट कंपनी जी स्क्वायर निर्माण समूह के करीब 50 ठिकानों पर छापा मारा है। ये कार्रवाई टैक्स चोरी के मामले में की गई है। आयकर अधिकारियों की टीम तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, कोयम्बटूर और चिंची और होसुर में जी स्क्वायर निर्माण समूह से संबंध करीब 50 ठिकानों पर छापा मार रही है। सौराष्ट्र तमिल संगमम की यात्रा अनवरत रूप से चल रही है। अनेक भावनात्मक पहलुओं को अपने आप में समेटे एक भारत श्रेष्ठ भारत की यात्रा अपने उद्देश्यों को लेकर सफलता के कीर्तिमान रच रही है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,178 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 9,011 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.67% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 5.41% दर्ज किया गया है। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220.66 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 208 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।